हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्ट्रेट रॉयल फैमिली में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं और लास्ट में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे जो कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरे भारतीय इतिहास को कवर करेंगे। तो देर न करते हुए अपने इस सेशन को शुरू करते हैं और हमारा टॉपिक है भारत का प्राचीन इतिहास। आगे चलते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि प्राचीन भारत देश को जम्बूद्वीप और आर्यव्रत तथा भारतवर्ष कहा जाता था और मध्यकाल में भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा, जो फारसी शब्द हिंदू से आता है। वहीं यूनानी भाषा के शब्द इंदे के आधार पर अंग्रेजों ने भारत को इंडिया बुलाया और भारतीय संविधान में हमारे देश को दो नाम से वर्णित किया गया है, भारत और इंडिया। इसे आप नोट पॉइंट कर लीजिए क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम्स में ये सवाल आ चुके हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत को कितने नामों से जाना जाता है, तो दो, भारत और इंडिया। आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वेद। वेद की बात की जाए तो इनकी कुल संख्या 4 है और चारों वेदों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा कि चारों वेदों के संग्रह को क्या कहते हैं, तो संहिता कहते हैं। 4 वेद हैं जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल है। आगे हम इन सभी वेदों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमारा पहला वेद है ऋग्वेद। आगे चलते हैं। कहा जाता है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 10 मंडल, 228 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा या फिर नोट कर लीजिए कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 228 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं, जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। और आगे है ऋग्वेद के महत्वपूर्ण मंडलों की चर्चा, जिससे भर भर के एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। पहला पॉइंट है कि तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन है और इस गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। अगला है 7वां मंडल। 7वां मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है, जो सुदास और दशराज के बीच पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के किनारे हुआ था। और इसे आप बिल्कुल नोट करके लिख लीजिए कि पुरुषनी नदी किसे कहते हैं, तो रावी नदी को कहते हैं। और दशराज युद्ध का वर्णन किसमें है, तो 7वें मंडल में है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि 8वें मंडल में खील की चर्चा है। 8वां मंडल और खील। खील क्या होता है, ये एक हस्तलिखित ऋचा है जिसे खील कहा जाता है। और 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है, यानी 9वां मंडल पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा है। पुरुष सूक्त अर्थात चतुष्वर्णीय समाज। कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय का, उनके जांग से वैश्य का और उनके चरणों से शूद्र जाति की उत्पत्ति हुई है। और हमारे ऋग्वेद में वामनावतार के 3 पगों की भी व्याख्या की गई है। इसमें नोट पॉइंट करने वाली बात यह है कि पुरुष सूक्त की चर्चा कौन से वेद में है, तो उसका सही जवाब होगा ऋग्वेद। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों के सम्मिलित रूप को वेदत्रयी कहते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि चारों वेदों के सम्मिलित रूप को संहिता कहते हैं, ठीक वैसे ही इन तीनों वेदों के सम्मिलित रूप को वेदत्रयी कहते हैं। अगला वेद है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ तथा बलि के नियमों का संकलन है और इसे कर्मकांड वेद भी कहते हैं। इससे रिलेटेड एसएससी ने एक सवाल भी पूछा था कि जो धार्मिक कर्मकांड है वो किस वेद से रिलेट करता है, तो उसका सही जवाब होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद और पद दोनों की चर्चा है और वहीं यजुर्वेद पढ़ने वाले ऋषि को अर्धायु कहा जाता है।
अगला टॉपिक है यजुर्वेद और इसमें यज्ञ तथा बलि के नियमों का संकलन है और इसमें कर्मकांड वेद भी कहा जाता है। एसएससी ने एक सवाल भी पूछा था कि कौन ऐसा वेद है जिसमें धार्मिक कर्मकांड की चर्चा है, तो वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद और पद दोनों की चर्चा है और इसे पढ़ने वाले ऋषि को अर्धवायु कहा जाता है। वहीं यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है सामवेद। सामवेद की बात की जाए तो इसे वेदों में मुख्य रूप से यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले संगीत का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है और सामवेद में 1810 सूक्त है। अगला वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात की जाए तो इसे सबसे बाद का वेद या सबसे अंतिम वेद कहा जाता है। इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र और औषधियों का प्रयोग का वर्णन किया गया है और इसकी रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई है। इसे पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं कि अथर्ववेद की रचना किसके द्वारा की गई है, तो सही जवाब होगा अथर्व ऋषि। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है और पुराणों की संख्या 18 है। वहीं उपनिषद की संख्या 108 है, परंतु 13 मुख्य उपनिषद हैं। कई बार एग्जाम्स में ये सवाल आ चुके हैं कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी होती है, तो सही जवाब होगा 108 और इसे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि सत्यमेव जयते की जो शब्द है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से। वहीं जबलको उपनिषद जो है उसमें चारों आश्रम का वर्णन किया गया है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि बृहदारण्य उपनिषद में अस्तोमा शतगम्य शब्द का वर्णन है। वहीं जो महा उपनिषद है उसमें वसुंधैव कुटुंबकम या फिर एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य शब्द लिखा गया है। इसे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि हाल ही में जो इंडिया में G20 समिट हुआ था उसका जो थीम था वो था वसुंधैव कुटुंबकम और इसी कारण से एग्जाम में ये सवाल भी आ चुका है कि जो वसुंधैव कुटुंबकम शब्द है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो उसका सही जवाब है महा उपनिषद। तो हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगला है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण माना जाता है जिसमें सातवाहन वंश की चर्चा है। वहीं जो वायु पुराण है उसमें गुप्त वंश की और विष्णु पुराण में मौर्य वंश की चर्चा मिलती है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। एक नोट पॉइंट करके लिखा गया है कि जो स्त्रियां हैं उनकी सबसे गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता में मिलती है। कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ये पूछे जा चुके हैं कि स्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति किस संहिता में बताई गई है, तो वो है मैत्रेयनी संहिता। तो इसलिए आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में और उससे संबंधित जानकारियों को। तो अब चलते हैं आगे। अगला पॉइंट है कि जातक कथा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों का वर्णन है। वहीं बौद्ध धर्म में हीनयान शाखा का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु को माना जाता है। और अगला पॉइंट है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। वहीं जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन कल्पसूत्र में मिलता है और कल्पसूत्र की रचना किसने की है, तो उसका सही जवाब होगा भद्रबाहु। अगला पॉइंट है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हैं और अर्थशास्त्र पुस्तक में राजनीतिक और प्रशासन की चर्चा की गई है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है कि अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम्स में कई बार ये पूछे जा चुके हैं कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं, तो 15 और कितने प्रकरण हैं, तो 180। वहीं जो राजतरंगिणी पुस्तक है उसे कल्हण द्वारा लिखा गया है जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है और अष्टाध्यायी पुस्तक पाणिनि ने लिखा है जिसे संस्कृत की पहली पुस्तक माना जाता है। वहीं इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है जिन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक की रचना की है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे।
अगला पॉइंट है कि भारत का भूगोल पुस्तक टॉलमी के द्वारा लिखी गई है, वहीं नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप नोट कर लीजिएगा कि पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक किसने लिखा है, तो इसका कोई भी लेखक नहीं है। कई बार जब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम तुक्के में किसी न किसी राइटर को टिक आउट कर लेते हैं, लेकिन इस नाम को ध्यान से याद कर लीजिएगा कि पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक का कोई भी लेखक नहीं है। अगला पॉइंट है कि इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है, जो कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। वहीं किताब उल हिंद जो पुस्तक है उसकी रचना अल-बरूनी के द्वारा की गई थी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भारत की खोज। यानी किताब उल हिंद का मतलब ही होता है भारत की खोज। अब इससे आगे हमारा नया टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता से एग्जाम्स में भर भर के सवाल पूछे जा चुके हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक रही, जिसे आद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। वहीं सिंधु सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे पर हुआ है और इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है, जो पूरे 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करती है। सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य नाम जैसे कि काशीयुगनी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, जिसका नेतृत्व जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। और ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने की। किसके नेतृत्व में, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक शहरी सभ्यता है और विश्व में पहला नगरीकरण का यदि साक्ष्य हमें कहीं से प्राप्त होता है तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता से। अब हम ध्यान देंगे इस पॉइंट को, ये बहुत बार एग्जाम्स में स्टेटमेंट वाइज आ चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस तरह से है। तो उत्तर में ये मांड तक फैला है जो कि चिनाब नदी के किनारे है और ये एरिया अभी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वहीं दक्षिण में दायमाबाद तक फैला हुआ है जो कि गोदावरी नदी के तट पर है और ये क्षेत्र महाराष्ट्र में है। पूर्वी में आलमगीरपुर है जो कि हिंडन नदी के किनारे है और वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। और जो इसका पश्चिमी क्षेत्र है जिसे सुटकोंगे डोर कहा जाता है वो दास नदी के किनारे है और इसे और जो ये एरिया है वो वर्तमान के बलूचिस्तान में पड़ता है। तो इन सारे पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान से याद भी कर लीजिएगा। क्योंकि अगला पॉइंट है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक है और यहाँ पर जो धातु इस्तेमाल होते हैं वो है कांसा और कांसे का निर्माण तांबा और पीतल से होता है। वहीं यहाँ की जो सत्ता है वो मातृ शतात्मक होती है और यहाँ के जो शासक हैं वो व्यापारी वर्ग के लोग हैं। यहाँ की मुख्य फसल जौ और गेहूं होती है। वहीं एक नोट पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कपास के साक्ष्य भी मिले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ेंगे। फैक्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों को ग्रिड पद्धति के आधार पर बसाया गया था। वहीं घरों का निर्माण में पक्के ईंट का इस्तेमाल किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के जो दरवाजे थे वो मुख्यतः सड़क पर न खुलकर घर के पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि जो लोथल था, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह माना जाता है, वहां पे घरों के दरवाजे जो हैं वो सड़क की ओर खुलते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में नॉर्मली घरों के जो दरवाजे थे वो पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन जो लोथल था वहां पे घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। वहीं लोथल और सुतकोटदा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे।
वहीं जुते हुए खेत का साक्ष्य और नकाशीदार ईंट का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है। और कालीबंगा जो है वो घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ा इमारत स्नानागार है। नेक्स्ट है कि पिगमट के द्वारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा गया है। वहीं मोहनजोदड़ो से नर्तकों की कांस्य मूर्ति, पशुपति की मूर्ति भी मिली है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में सेल खड़ी विधि से सिक्के बनाए जाते थे। इसे आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे कि सिक्कों के निर्माण के लिए हड़प्पा सभ्यता में किस विधि का इस्तेमाल किया जाता था। तो सही जवाब होगा सेल खड़ी। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता में मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र बना होता है जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता था। वहीं हड़प्पा सभ्यता में कुबड़े वाले सांड को पवित्र माना जाता है और लोग मातृ देवी की पूजा करते हैं। नोट करने वाला पॉइंट ये है कि आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है और इसे आप नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु सभ्यता को मेलुहा शब्द से इंगित किया गया है, या फिर मेलुहा शब्द को मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु सभ्यता के लिए इस्तेमाल किया गया है। वहीं सिंधु सभ्यता में शवों को जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा प्रचलित थी। यानी सिंधु सभ्यता में शवों को जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा शहर है वहाँ पे मृतकों को दफनाने का साक्ष्य मिला है, लेकिन जो मोहनजोदड़ो शहर था वहाँ से शवों को जलाने का साक्ष्य मिला है। लेकिन जो लोथल और कालीबंगा है वहाँ से युग्म समाधि मिली है, यानी जलाने और दफनाने दोनों तरीके से बॉडी को डिकम्पोज किया जा सकता था। नोट करने वाली बात यह है कि मृतकों के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जो है वो रोपड़, जो कि वर्तमान के पंजाब में पड़ता है, वहाँ से मिला था। वहीं लेखन की उचित प्रणाली जो है वो विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। अगला पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। वहीं सिंधु सभ्यता में लोग तलवार से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता के नष्ट होने का सबसे प्रभावी और बड़ा कारण था बाढ़ का होना, क्योंकि सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी और सिंधु नदी में जब बाढ़ आई तो ये पूरी सभ्यता जो है वो नष्ट हो गई और इस तरह से सिंधु सभ्यता का अंत हो गया। और इसके आगे हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज करेंगे जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और यदि आप हमारा ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल TSRF को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम अपना क्वेश्चन सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 420, 1020, 1028 या 1236? तो इसका सही जवाब है 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत का जन्म किस वेद से हुआ है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद? तो इसका सही जवाब होगा सामवेद। स से संगीत, स से सामवेद। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में कर वसूलने वाले को क्या कहा जाता था? और ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा तो इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ऑप्शन है भागदूत, अछवाप, सूत या फिर तश्न। तो इसका सही जवाब है भागदूत। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक काल में किसे सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था? भूमि, सोना, मवेशी या फिर चांदी? तो इसका सही जवाब है मवेशी। मवेशी को सबसे कीमती और मूल्यवान संपत्ति माना जाता था।
अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के दौरान किन नदियों का उल्लेख किया गया है? सिंधु और सरस्वती, गंगा और यमुना, गंगा और सरस्वती, या फिर गंगा, यमुना और सरस्वती। तो इसका सही जवाब है गंगा और यमुना। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद में इंद्र की स्तुति में लगभग 250 ऋचाएं लिखी गई हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद। तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद क्या कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब है यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष सूक्त किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद। तो आपको मैंने पीछे थ्योरी में भी बताया था कि जो पुरुष सूक्त है उसका संबंध ऋग्वेद से है। नेक्स्ट है कि अथर्ववेद को कितने खंडों का एक संग्रह माना गया है? 20, 10, 15 या 5। तो सही जवाब है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक श्लोक के मुख्य संग्रह को क्या कहते हैं? सूत्र, पद, संहिता या फिर मुख। तो इसका सही जवाब है संहिता। वैदिक श्लोक के संग्रह को संहिता कहा जाता है। क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथिंग टब पाया गया है? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर कालीबंगा। इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो, जो कि कई बार एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के अग्निवेदिका यानी अग्निकुंड का साक्ष्य पाया गया है? मेहरगढ़, भगतराव, लोथल या फिर मांड। तो इसका सही जवाब है लोथल। लोथल जो कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह रहा है, जहाँ पर घरों के दरवाजे आगे की ओर खुलते हैं और यहाँ से ही अग्निवेदिका का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में किस स्थल से दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ या फिर बनमाली। तो इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता अपने किस विशेषता के लिए जाना जाता है? व्यापार के लिए, कृषि के लिए, नगर नियोजन के लिए या फिर धार्मिक स्थल के लिए। तो इसका सही जवाब है नगर नियोजन। और पहला नगरीकरण का साक्ष्य भी हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का शहर धौलावीरा किस वर्ष विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया था? 2020, 2019, 2021 या फिर 2017। तो इसका सही जवाब है 2021। धौलावीरा जो है वो भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर के बारे में नहीं जानते हैं? इस पॉइंट पे नोट कीजिएगा कि नहीं जानते हैं। शेर, हाथी, बाघ या हिरन। तो इसका सही जवाब है शेर। सिंधु सभ्यता के लोग शेर से अपरिचित थे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग धार्मिक प्रथाओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसके ऑप्शन हैं, वे मंदिर में पूजा करते थे, उनके पास पुजारियों का एक वर्ग था, या फिर कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला था, या वे पशु देवता की पूजा करते थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, कोई भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला था। तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।